जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम गणित की शुरुआत करेंगे। हम देखेंगे गणित क्या है, गणित कैसे होते हैं। इस वीडियो में हम आज अच्छे तरह से समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर्स, क्योंकि नंबर्स के बिना गणित की संभावना ही नहीं है। जब तक गिनती नहीं तब तक गणित नहीं। गणित की शुरुआत हुई कब? जब गिनती की शुरुआत हुई तब। जब तक गिनती नहीं तब तक गणित नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? नंबर्स। तो नंबर्स को देखने से पहले हम क्या देखेंगे? अंक। तो जब तक अंक नहीं तब तक नंबर्स नहीं। तो अंक क्या होता है? अंक यानी डिजिट। डिजिट क्या होता है? तो डिजिट जो है यानी अंक जो है गणित की सबसे छोटी इकाई है। गणित की सबसे छोटी इकाई है, यानी गणित की सबसे छोटी इकाई को ही हम बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं? अंक। जब अंक हम सुनते हैं तो हमें याद आते हैं आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को मैथ और साइंस में जीरो लाकर क्रांति ला दी है। तो सबसे पहले अंक हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहला अंक कौन है? जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सब जो है अंक कहलाता है। क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। इससे हम दशमलव अंकन पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इस नंबर सिस्टम में कुल 10 अंक है। इसीलिए हम इस पद्धति को हम बोलते हैं दशमलव अंकन पद्धति। यही दशमलव अंकन पद्धति जो है हमारे पूरे जीवन लाइफ में यूज होता है। यही दशमलव अंकन पद्धति जो है हमारे पूरे जीवन लाइफ में यूज होता है, हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है। हम कहीं से सामान लाने जाते हैं तो इसी 10 अंकों का प्रयोग करके हम बोलते हैं जो अंकल जी 200 रुपया दीजिए। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से 2 उठाते हैं और यहाँ से डबल शून्य उठा लेते हैं। तो क्या बन गया? संख्या बन गया। यही दशमलव अंकन पद्धति जो होता है मोबाइल के कीपैड में भी रहता है, मोबाइल के बटन में भी यही रहता है, कंप्यूटर के कीपैड में भी यही रहता है। यानी यही दशमलव अंकन पद्धति का प्रयोग करके हम दुनिया का कोई भी संख्या लिख सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होता है इसका। यही दशमलव अंकन पद्धति का प्रयोग करके हम अपने मम्मी को फ़ोन धराते हैं, पापा को फ़ोन धराते हैं। यही दशमलव अंकन पद्धति का प्रयोग करके। आपसे पूछेगा ये दशमलव अंकन पद्धति क्या है? तो दशमलव अंकन पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं, इसलिए हम इस पद्धति को हम दशमलव अंकन पद्धति कहते हैं। इसी में से हम कई सारा अंक को मिला देते हैं तो संख्या बन जाता है। जैसे यहाँ से हम ले लिए 2, उठा लिए 3 और 4, तो ये वो समूह बन गया। क्या बन गया? इस समूह बन गया। तो इस समूह को हम बोलेंगे संख्या। हालांकि 2 भी संख्या है तो हम ये भी कह सकते हैं एक या एक से अधिक अंकों के समूह को हम संख्या बोलेंगे। देखिए 1 2 3, 3 वो समूह बना रहा है कि नहीं? तो एक या एक से अधिक अंकों के समूह को हम क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। हमें यह देखना है जो संख्या कितने तरह के होते हैं, संख्या कैसे होते हैं। तो संख्या हम देख लिए, कई सारा अंक को मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संख्या का निर्माण होता है। तो अब हमें यह देखना है जो संख्या कितने तरह के होते हैं। संख्या कितने तरह के होते हैं? तो संख्या जो है 2 तरह के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हम ये देखेंगे जो वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है। देखिए वास्तविक संख्या का अर्थ होता है जो वास्तव में हो, जो वास्तव में हो। दुनिया में जितना भी संख्या हो, लाखों हो, करोड़ों हो, वो संख्या जहाँ पर रहती है ना उसे हम बोलते हैं संख्या।
यानी दुनिया में जितना संख्या की खोज हुई है वो संख्या जहाँ पर रहती है उसे हम बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं उसे? संख्या रेखा। दुनिया में जितना भी संख्या है, संख्या जहाँ रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा। क्या बोलते हैं उसे? संख्या रेखा। यानी प्लस इन्फिनेटिव से लेकर माइनस इन्फिनेटिव के बीच, यानी इधर हम लिखेंगे +1 2 डॉट डॉट डॉट, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। पूछेगा जी 10 कहाँ पर है? 10 इधरे कहीं पर होगा। -20 कहाँ पर है? तो -20 इधर ही होगा, क्योंकि 0 के ई पट्टी वाला माइनस और 0 के ई पट्टी वाला प्लस। तो 10 कहाँ पर है? तो इधरे कहीं पर होगा। 1 2 3 इधरे कहीं पर होगा। पूछेगा -3 कहाँ पर है? तो इधरे कहीं पर होगा। पूछेगा 10 लाख कहाँ है? तो इधरे कहीं पर होगा, हमें मालूम नहीं लेकिन इधर कहीं पर होगा। -2 लाख कहाँ पर होगा? तो -2 लाख इधरे कहीं पर होगा। दुनिया का कोई भी संख्या हो जहाँ पर रहती है उसे हम बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलेंगे उसे? संख्या रेखा। आप पूछेंगे नहीं हमें बताइए आप √2, तो √2 का वर्गमूल करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आता है। तो पॉइंट में ना आ रहा है, 1 पॉइंट ना आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में होगा, यानी इधरे होगा। -1/√2 तो माइनस में आएगा, यानी -1 पॉइंट कुछ आएगा, तो इधरे कहीं पर होगा। यानी दुनिया में जितना संख्या है, संख्या जहाँ पर रहती है उसे हम बोलते हैं संख्या रेखा। तो हम ये भी कह सकते हैं वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे वास्तविक संख्या, यानी वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। एक पागल गणितज्ञ था, उन्होंने सोच लिया जी नहीं, यदि रूट के अंदर माइनस में होगा तब क्या होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो सोच लिया यदि रूट के अंदर माइनस में होता तब क्या होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसका एक नाम भी अलग से दे दिया और हम लोग को पढ़ना पड़ता है, काल्पनिक संख्या। यानी हम कहेंगे वैसी संख्या जिस संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जाता हो उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे उसे? वास्तविक संख्या। यानी आप देखेंगे रूट के अंदर जब भी माइनस लगा हुआ तो कौन सी संख्या होगा? काल्पनिक संख्या। क्या इसे दर्शाया जाएगा? नहीं दर्शाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जाता हो उसे हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। और वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाता हो उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। दुनिया का जितना भी संख्या है वो संख्या जहाँ पर रहती है उसे हम बोलते हैं संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? संख्या रेखा। चलिए अब हम देखेंगे जो वास्तविक संख्या कितने तरह के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने तरह के होते हैं। वास्तविक संख्या कितने तरह के होते हैं, चलिए हम देखते हैं वास्तविक संख्या। देखिए तो वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन जहाँ पर Q = नॉट 0 होना चाहिए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे बोलेंगे परिमेय संख्या, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप बताइए 3/4 क्या परिमेय संख्या है? तो हाँ, P/Q, क्या Q के मान 0 है? नहीं। तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। आप ये बताइए 3/0 परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि बाटा में 0 आ गया, Q का मान क्या आ गया? 0। P के मान तो 3 हो गया और Q का मान 0, लेकिन यहाँ पर लिखता है Q = 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या है?
परिमेय संख्या नहीं है। जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता हो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, क्या √2 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। √3 को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। √3 को हम P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन वहीं पर √4, तो √4 का वर्गमूल करते हैं तो 2 आता है। तो क्या 2 के बटा में 1 छुपा हुआ रहता है कि नहीं? 2 के बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम इसे बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसे? परिमेय संख्या। लेकिन हम बोलते हैं जिसका मान फिक्स हो उसे परिमेय संख्या, और जिसका मान फिक्स ना हो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे समझिए, देखिए होंगे 0.3 और रेकरिंग, 0.3 और रेकरिंग। तो इसमें क्या होता है? रेकरिंग का अर्थ होता है 0.3333333 आते जाएगा, इसलिए हम सभी को न देकर रेकरिंग दे देते हैं। जब इसको हम तोड़ते हैं तो 3/9 आता है, क्योंकि जितना रेकरिंग रहेगा उतना बटा में 9, और 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। क्या इसे P बटा Q के रूप में लिखे कि नहीं? तो P बटा Q के रूप में लिखे, इसलिए क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसका अर्थ ही मान फिक्स है, जो 3 आएगा, लेकिन यहीं पर है तो 3 1 3 1 4 3 1 4 5, इसका मान फिक्स है? डॉट 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 रहेगा तो नहीं। देखिए पहले 3 1 आया, फिर 3 1 4 आया, फिर 3 1 4 5 आया, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा हमें मालूम है? नहीं ना। तो जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या, जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता वो क्या है? अपरिमेय संख्या। आप पूछेंगे जो पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान 22/7 जो होता है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि P बटा Q के रूप में हमें इसे लिखा हुआ है। क्या है? लिखा हुआ है। अब हमें ये देखना है जो परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो परिमेय संख्या जो है 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्णांक, और एक होता है भिन्न। समझिए पूर्णांक क्या होता है? हम यहाँ पर लिखते हैं 3, तो क्या इसके बटा में 1 छुपा हुआ है कि नहीं? तो छुपा हुआ है। हम यहाँ पर लिखते हैं 4, तो इसके बटा में भी 1 छुपा हुआ है। हम यहाँ पर लिखते हैं 5, तो इसके बटा में भी 1 छुपा हुआ है। यानी P बटा Q, तो हम कह सकते हैं वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखने पर Q का मान 1 हो। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखने पर Q का मान 1 हो उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। वही 3/4 लिखते हैं तो यहाँ पर Q का मान 1 से अधिक आ रहा है। 5/6 लिखते हैं तो Q का मान 1 से अधिक आ रहा है। तो जिसमें Q का मान 1 से अधिक आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखने पर Q का मान 1 हो उसे हम बोलेंगे पूर्णांक, और वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखने पर Q का मान 1 से अधिक हो उसे बोलेंगे हम भिन्न। आगे देखिए, अब हम ये देखेंगे जो पूर्णांक कितने तरह के होते हैं। पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? पूर्णांक जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है शून्य, एक होता है ऋणात्मक।
पूर्णांक कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक क्या होता है? तो जो संख्या प्लस चिन्ह के साथ हो, जो संख्या प्लस चिन्ह के साथ हो उसे बोलेंगे धनात्मक, और जो संख्या माइनस चिन्ह के साथ हो उसे बोलेंगे हम ऋणात्मक। और इस पर ना ही तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, इस पर ना तो प्लस और ना ही माइनस। तो कैसा होता है? ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन, ना तो प्लस ना तो माइनस, तो कैसा होगा? उदासीन। तो जो संख्या प्लस के साथ हो उसे धनात्मक और जो संख्या माइनस के साथ हो उसे ऋणात्मक। तो आप ये बताइए, क्या -3 धनात्मक होगा? नहीं, क्योंकि इसे माइनस लगा हुआ है, तो -3 क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। +10 क्या होगा? धनात्मक। 20 क्या होगा? ऋणात्मक कि धनात्मक? धनात्मक। क्यों? जब लिखा हुआ माइनस प्लस नहीं रहता है तो हम मान लेते हैं कि प्लस ही होगा। अब हमें ये देखना है पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए, पूर्ण संख्या में जो है ना, पूर्ण संख्या में जो है पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। देखिए, तो धनात्मक संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? गिनती की संख्या को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा हमें मालूम है? नहीं ना। तो डॉट 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 n तक, डॉट 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 कहाँ तक? n तक। तो गिनती की संख्या को हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 डॉट 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 n तक। यदि धनात्मक संख्याओं के समूह में, यानी प्राकृतिक, तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो क्या बनता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो हम ये भी कह सकते हैं धनात्मक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने से जो संख्या बनता है उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जो संख्या 0 से स्टार्ट हो उसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे उसे? पूर्ण संख्या। एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। देखिए, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है? एक होता है सम और एक होता है विषम। सम और विषम में क्या होता है? जो सम जो होता है वो 2 से विभाज्य होता है, 2 से कट जाता है। जैसे 10, तो 10 2 से कट जाएगा। 20 भी 2 से कटेगा। 16 भी 2 से कटेगा। तो जो संख्या 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। और जो 2 से विभाज्य न हो उसे बोलेंगे हम विषम संख्या। जैसे 24 सम संख्या है कि नहीं? तो 24 सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट जाता है। 19 क्या विषम संख्या है कि नहीं? तो विषम संख्या है, क्योंकि 2 से नहीं कटता है। तो सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो और 2 से विभाज्य न हो उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। जो विभाज्य होगा उसे बोलेंगे हम सम संख्या। आगे होता है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो हम अब देखेंगे अभाज्य और भाज्य। अभाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है? देखिए आप ध्यान से। देखिए, भाज्य और अभाज्य हम यहाँ पर लिखते हैं आपको 2 3 5 7, यहाँ पर लिखे हैं 4 6 12। समझिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो
एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से न कटे उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या, और जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से कटे उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। लेकिन इससे भी कुछ आगे हमें देखेंगे आगे क्या होता है, तो हम आपको कहेंगे जिसमें भाजकों की संख्या 2 हो, जिसमें भाजकों की संख्या 2 हो उसे बोलेंगे अभाज्य, और जिसमें भाजकों की संख्या 2 से अधिक हो उसे हम बोलेंगे भाज्य। जिसमें भाजकों की संख्या 2 हो उसे अभाज्य, और जिसमें भाजकों की संख्या 2 से अधिक हो उसे हम बोलेंगे अभाज्य। यदि हम 2 को काटना चाहते हैं, या तो 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, 3 को 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, 5 1 से कटेगा नहीं तो खुद से कटेगा, 7 1 से कटेगा नहीं तो 7 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। हम 6 को लेते हैं तो 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से कटेगा। यहाँ पर 12 लेते हैं तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। देखिए इसमें भाजकों की संख्या कितना है, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो जिसमें भाजकों की संख्या 2 हो उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या, और जिसमें भाजकों की संख्या 2 से अधिक हो उसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 गो भाजकों की संख्या है, 2 से अधिक हुआ कि नहीं। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3, क्या 2 से अधिक हुआ कि नहीं। तो यहाँ भी प्रश्न पूछता है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, 2। आप पूछेंगे जो 1 का है नहीं, तो 1 में भाजकों की संख्या 1 ही है, लेकिन अभाज्य संख्या का नियम है उसमें भाजकों की संख्या कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। आप बोलेंगे ये 3 क्यों नहीं, क्योंकि इसमें भाजकों की संख्या 2 ही है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक होता है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या में क्या होता है, HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 हो उसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे उसे, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या में HCF कितना होता है, 1 होता है। जैसे में हम लिखते हैं बुआ 20 और 27, क्या सह अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो सह अभाज्य संख्या है। यदि इसका हम मौसा करते हैं 20 से कम 20, 7 में से 0 गया तो 7, 2 से 2 ख़त्म। फिर यहाँ पर क्या आएगा 20, 7 दूनी के 14, 6 आएगा, फिर 7 आएगा तो 6 एकम 6, 7 में से 6 गया तो 1, फिर यहाँ पर उतरेगा 6, 6 से 6 ख़त्म। यानी HCF हमारा कितना आया, 1। तो जिसका HCF 1 होगा उसे हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। यदि आप लोग अच्छे से समझे होंगे तब आपका एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करिएगा तो कौन करेगा, और हम किससे कहेंगे। तो आपसे एक बात कहना है कि आप यदि अच्छे से समझे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।